हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जीवों में गैसों का यानी कौन से गैसों का O2 तथा CO2 का आदान प्रदान। ये क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करना शुरू करें उससे पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आगे चल के कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन सभी बिंदुओं को या उन सभी पॉइंट्स को हम लोग सुलझा लेते हैं। तो देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि रेस्पिरेशन यानी हिंदी क्या हो जाएगा, श्वसन। श्वसन को हम लोग बहुत ही डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसके टाइप्स के बारे में और क्या क्या होता है उसको देख चुके हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक बार इसको रिमाइंड करिए कि श्वसन या रेस्पिरेशन कहते किसे हैं। तो सीधा सा है कि कोशिका के अंदर अवशोषित पोषक पदार्थ या अवशोषित भोज्य पदार्थ का विघटन और उससे ऊर्जा प्राप्ति, इस प्रक्रिया को रेस्पिरेशन या श्वसन कहते हैं। क्लियर। तो क्या है कि कोशिका के अंदर अवशोषित भोज्य पदार्थ, उसमें से भी मुख्यतः कौन सा, ग्लूकोज, यानी कह सकते हैं ग्लूकोज, क्योंकि आधिक्य में इसी का विघटन यानी कि ग्लूकोज का ही विघटन और उससे ऊर्जा प्राप्ति, इसी को कहते हैं क्या, श्वसन। तो कोशिका के अंदर ग्लूकोज का विघटन यानी टूटना तथा उससे क्या करना, ऊर्जा प्राप्ति। ठीक। तो अब देखिए यहां पे क्या है। अब क्योंकि रेस्पिरेशन या श्वसन क्या है कि कोशिका के अंदर, किसके अंदर, कोशिका के अंदर ग्लूकोज का विघटन और उससे ऊर्जा प्राप्ति। तो क्योंकि ये प्रक्रिया कहां पे हो रही है, कोशिका के अंदर हो रही है, इसीलिए श्वसन को हम लोग क्या कह सकते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन या हिंदी क्या हो जाएगा, कोशिकीय श्वसन। क्लियर। तो सबसे पहला तो कंफ्यूजन ये है कि कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों में कि श्वसन और कोशिकीय श्वसन क्या है। ये तो सीधा सा समझिए, जो श्वसन है यानी कोशिका के अंदर जो पोषक पदार्थों का या अवशोषित जो भोज्य पदार्थों का अपघटन हो रहा है और उसमें से भी जो मुख्यतः क्या है, ग्लूकोज है, उसका अपघटन हो रहा है और उससे ऊर्जा प्राप्ति हो रही है। तो क्योंकि वो कोशिका के ही अंदर सभी प्रक्रियाएं हो रही हैं, ठीक, कोशिका द्रव्य के अंदर हो रही हैं वो प्रक्रियाएं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, तो वास्तव में हो किसके अंदर रही है, कोशिका के अंदर। इसीलिए श्वसन को हम लोग कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। तो वास्तव में कोशिकीय श्वसन को ही सामान्यतः श्वसन कह दिया जाता है। ठीक। तो जब भी बात है श्वसन की तो ये समझिएगा, कोशिकीय श्वसन यानी कि ग्लूकोज का कोशिका के अंदर टूटना, किसके रूप में, ग्लूकोज का टूटना किसके रूप में होगा, पायरुवेट के रूप में। और फिर से पायरुवेट के बाद तीन रास्ते बनते हैं, यदि ऑक्सीजन नहीं है तो क्या है, यदि ऑक्सीजन की कमी है तो क्या है, और यदि ऑक्सीजन है तो कौन कौन से प्रोडक्ट उससे बनेंगे, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। तो यहां पे ये एक कंफ्यूजन बच्चों में क्रिएट होता है श्वसन और कोशिकीय श्वसन में। ठीक। दूसरा क्या है कि अगर बात करें वायवीय श्वसन करने वाले जीवों की, यानी वायवीय श्वसन की बात करें, वायवीय श्वसन का मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है वो समझिए। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है कि ग्लूकोज का अपघटन यहां भी होता है लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक। यानी कि ग्लूकोज का O2 की उपस्थिति में अपघटन होता है। क्लियर। तो अब समझिए कि क्योंकि ग्लूकोज का O2 की उपस्थिति में अपघटन होता है तो यानी कि उस प्रक्रिया में क्या हुआ कि O2 अंदर आया होगा, कोशिका के अंदर आया होगा कहीं ना कहीं से। ठीक, वो कहां से आएगा अभी देखेंगे। और इसके फलस्वरूप क्या होता है
इसके फलस्वरूप क्या होता है कि CO2 बनता है। जो H2O के साथ CO2 बन रहा था, तो CO2 क्या है, जंतुओं के लिए हानिकारक है। पौधों के लिए भले से ही अच्छा है, लेकिन जंतुओं के लिए हानिकारक है। तो उस CO2 को कोशिका से बाहर भी निकाला जाता है। ठीक, तो वास्तव में वातावरण से ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और CO2 को बाहर निकाला जाता है। क्लियर? तो अब समझिए वायवीय श्वसन करने वाले जीवों में क्या होता है। पहला तो पॉइंट होता है O2 तथा CO2 का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान, ये पहला स्टेप है। ठीक, और उसके बाद ये O2 जब जाता है कोशिका के अंदर, तो उस O2 की उपस्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज का विघटन होता है, जिससे ऊर्जा मिलती है। और ग्लूकोज के विघटन को ही क्या कहते हैं, कोशिका के अंदर ग्लूकोज के विघटन को ही क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन। अभी जो बताया गया है सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन या सीधे हम लोग श्वसन भी कह सकते हैं, सामान्यतः उसको श्वसन कह देते हैं। ठीक, तो अब यहां समझिएगा कि क्योंकि यहां पे तो जनरली बात हो रही थी श्वसन की, कि ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहां पे डिस्कशन नहीं हुआ था। लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो वायवीय श्वसन करने वाले जीवों में होता है ग्लूकोज का विघटन, वो वास्तव में 2 चरणों में कंप्लीट होता है। पहले चरण में क्या होता है कि O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है, यानी O2 अंदर लिया जाता है और उसके द्वारा, उस O2 के द्वारा क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और CO2 बनता है, तो वो बाहर निकाला जाता है। तो O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है, पहला चरण। और दूसरे चरण में क्या होता है, ग्लूकोज तब टूटता है, यानी कि O2 अंदर आता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और बाहर जाता है। तो वास्तव में देखिए ये क्या हो रहा है, श्वसन ही हो रहा है। लेकिन वास्तविक श्वसन क्या है, यही स्टेप है। ये जो ग्लूकोज का टूटना है, वास्तविक श्वसन यही है, कोशिकीय श्वसन ही। लेकिन ये पहला स्टेप जो है उसमें उसका सहायक बन गया है। जो पहला स्टेप है वो सहायक स्टेप है। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, इन दोनों स्टेप को सम्मिलित रूप से हम लोग श्वसन कह देते हैं। श्वसन यानी रेस्पिरेशन कह देते हैं। आई बात समझ में? मतलब क्या हो गया कि वायवीय श्वसन करने वाले जीवों में या वायवीय श्वसन के अंतर्गत हम लोग श्वसन को 2 स्टेप में देखते हैं। एक पहला स्टेप क्या है, सहायक स्टेप कहलाता है या सहायक चरण, और दूसरा स्टेप मेन स्टेप है जिसमें ग्लूकोज का विघटन हो रहा है, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक, तो यहां पे जब वायवीय श्वसन की बात हो रही है, तो श्वसन जब नाम आ रहा है तो यानी कि वो दोनों आ रहा है। एक तरफ वो जो O2 और CO2 का आदान प्रदान हो रहा है, बाहर से वातावरण और शरीर के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है इन दोनों गैसों का, वो भी एक चरण आ गया। और दूसरे चरण में तब जाकर के ग्लूकोज का विघटन होता है। ठीक, तो ये दोनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं श्वसन यानी रेस्पिरेशन। किसमें, वायवीय श्वसन में। ठीक, लेकिन अगर जनरली पूछा जाए कि श्वसन, अगर पूछता है केवल कि श्वसन किसे कहते हैं और ग्लूकोज के, इसके अंतर्गत ग्लूकोज के टूटने के विभिन्न रास्तों या विभिन्न तरीकों का विवरण दीजिए, तो आप वो लिखेंगे जो पिछले वीडियो में समझाया गया है। क्या कि ग्लूकोज सबसे पहले टूटेगा किसमें, पायरुवेट में। पायरुवेट किसमें टूटेगा, वो 3 उसके पाथ हैं, 3 तरीके हैं। O2 नहीं है तो क्या है, O2 कम है तो क्या है, और O2 के साथ क्या है। ठीक, भिन्न भिन्न प्रोडक्ट बनते हैं। तो यानी कि जनरली अगर पूछता है केवल श्वसन, तो आप लोग उसको लिखेंगे। कोशिकीय श्वसन को पूछ रहा है वो, इतना दिमाग में रखिएगा। लेकिन अगर वायवीय जीवों में या वायवीय श्वसन को एक्सप्लेन करने को दे दिया जाए, तो यानी कि पहला आप लिखेंगे क्या, O2 और CO2 का आदान प्रदान, जो अभी बताया जाएगा बहुत डिटेल में, क्योंकि इसमें वही देखना है इस टॉपिक में। और दूसरा तब क्या है, ग्लूकोज का विघटन, जो जिसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन। इस टॉपिक को हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो ये कंफ्यूजन अब आगे मत क्रिएट करिएगा अपने दिमाग में कि कोशिकीय श्वसन कुछ और है और श्वसन कुछ और है। वास्तव में कोशिकीय श्वसन ही वास्तविक श्वसन है, लेकिन ये एक सहायक स्टेप है उसमें। कब, जब वायवीय श्वसन की बात आएगी तब। क्लियर? तो उम्मीद है ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुआ होगा, कुछ और कंफ्यूजन बचा होगा, आगे चल के भी आएंगे कंफ्यूजन, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, उसको क्लियर कर दिया जाएगा अगले वीडियोस में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जो कि है वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जीवों में गैसों का यानी O2 और CO2 का आदान प्रदान, किस तरह से वातावरण और उनके शरीर के बीच में इन दोनों गैसों का लेन देन होता है, वो देखते हैं। वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जीवों में गैसों का यानी O2 तथा CO2 का आदान प्रदान,
यानी जो वायवीय श्वसन करने वाले जीव हैं उनके शरीर के और उनके वातावरण के मध्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कैसे होता है वो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो यहां एक बात समझिएगा कि क्योंकि बात हो रही है वायवीय श्वसन की यानी एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो यहां पर O2 की खपत होगी यानी O2 खर्च होगा। किसमें? O2 अंदर कोशिकाओं के जाएगा और वहां पर पायरुवेट को तोड़ेगा किसमें? H2O कार्बन डाइऑक्साइड और पर्याप्त ऊर्जा में, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां पे O2 की खपत होगी यानी O2 खर्च होगा और जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इस टॉपिक के अंतर्गत वास्तव में हम लोग यही देखेंगे कि O2 और CO2 का उस जीव के बॉडी और उसके बाहरी वातावरण के मध्य आदान प्रदान कैसे होता है, यानी कि लेन देन कैसे होता है उस जीव के शरीर और उसके बाहरी वातावरण के मध्य या उनके बीच। ठीक, तो अब इसके अंतर्गत क्योंकि जीव की बात हो रही है तो जीव में दोनों आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे और प्लांट्स भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जंतुओं में या एनिमल्स में ये कैसे होता है जो O2 और CO2 का आदान प्रदान है। तो सबसे पहला यहां वही लिखा गया इन एनिमल्स यानी जंतुओं में। तो जंतुओं में अगर बात की जाए एक कोशिकीय जीवों की यानी इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी एक कोशिकीय जीवों में कैसे होता है ये आदान प्रदान O2 और CO2 का? विसरण द्वारा। सिंपल सा है, विसरण द्वारा या डिफ्यूजन द्वारा ये होता है O2 और CO2 का आदान प्रदान। किसमें? एक कोशिकीय जीवों में। ठीक, अब ये कैसे होता है वो समझिए। हाँ, लेकिन उसके पहले ये समझिए कि विसरण क्या है। विसरण सीधा सा है कि पदार्थ के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। यानी कि पदार्थ चाहे कोई भी पदार्थ हो उनके कण की सांद्रता जहां अधिक होगी वहां से कम सांद्रता की ओर गमन, यही कहलाता है विसरण। ठीक, तो यहां सीधा सा समझिए कि मान लीजिए ये एक कोशिकीय जीव है। कोई एक कोशिकीय जीव का मतलब उसका पूरा शरीर किसका? एक ही कोशिका का बना होगा। ठीक, तो ये मान लीजिए एक कोशिकीय जीव है यानी कि एक कोशिका है उसकी। इसमें क्या होता है कि इसके बाहरी वातावरण में क्या है? ऑक्सीजन चारों तरफ भरे हुए हैं। ठीक, यानी कि उनकी सांद्रता कितनी है? अधिक है चारों तरफ के वातावरण में उसके। और क्या होगा कि ये ऑक्सीजन इसके सतह से यानी कि इसका जो कोशिका का सतह क्या है? कोशिका झिल्ली, वहां से होते हुए सीधे इसके बॉडी के अंदर विसरण द्वारा आ जाएंगे। यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, बाहर इनकी सांद्रता अधिक है, उसके शरीर के अंदर उसकी सांद्रता कम है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आ जाएंगे। यानी कि सीधा समझ जाइए एक लाइन में विसरण द्वारा आ जाएंगे। ठीक, तो यानी कि बाहर से जो बाहरी वातावरण है वहां से इसके कोशिका के अंदर उसके सतह से होते हुए अंदर आ जाएंगे और इसके कोशिका के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कैसे? ऑक्सीश्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन के फलस्वरूप वो कार्बन डाइऑक्साइड इसी सतह से, उसके इसी सतह से, सतह का मतलब कोशिका झिल्ली से होते हुए कहां चला जाएगा? बाहर वातावरण में चला जाएगा। ठीक, जो कि किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। ठीक, तो यानी कि कह सकते हैं विसरण द्वारा उस कोशिका के या एक कोशिकीय जीव के सतह से या कोशिका झिल्ली से होते हुए O2 अंदर आ जाता है और CO2 उसके शरीर से बाहर चला जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं विसरण द्वारा O2 और CO2 का आदान प्रदान। क्लियर? अब बात आती है बहुकोशिकीय जीवों की। धीरे धीरे जब जंतु बहुकोशिकीय होने लगता है यानी कि उसका शरीर का आकार बढ़ने लगता है, बहुत सारी कोशिकाएं, असंख्य कोशिकाओं का उसका जो शरीर बन जाता है, तब इस विधि द्वारा यानी विसरण द्वारा इन गैसों का आदान प्रदान पर्याप्त नहीं पड़ता है। यानी ज्यों-ज्यों कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है उसके शरीर में, उसका शरीर का आकार बढ़ता है, तो अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके शरीर को विभिन्न तरह के कार्यों को करने के लिए। तो अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो अधिक से अधिक ग्लूकोज को टूटना होगा और अधिक से अधिक ग्लूकोज को जब टूटना होगा तो अधिक से अधिक किसकी आवश्यकता होगी? अधिक से अधिक O2 की आवश्यकता होगी। अधिक से अधिक O2 की आवश्यकता होगी। ठीक, क्योंकि कैसा श्वसन? वायवीय श्वसन। और यदि अधिक से अधिक O2 की आवश्यकता होगी तो अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। क्लियर? तो अब यहां समझिए कि ये जो अधिक से अधिक यानी कि अधिक मात्रा में जो O2 की आवश्यकता है उसकी पूर्ति विसरण द्वारा ही केवल नहीं हो पाती है। यानी कि जब शरीर का आकार बढ़ने लगेगा जंतु का तो विसरण द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति पर्याप्त नहीं पड़ती है
और उसके शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है बहुत ज्यादा अधिक से अधिक मात्रा में, उसको बाहर भी निकालना विसरण के द्वारा संभव नहीं हो पाता, यानी कि पर्याप्त नहीं पड़ता है। तो इसीलिए यहां लिखा गया है कि शरीर का आकार, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, शरीर का आकार बढ़ने के साथ साथ केवल विसरण द्वारा गैसों का आदान प्रदान पर्याप्त नहीं रहता है। यानी कि कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अगर आदान प्रदान करना है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तब तो विसरण सही है, लेकिन अधिक मात्रा में अगर करना है, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को लेना है और अधिक मात्रा में बाहर निकालना है बहुत जल्दी, तो इसके लिए विसरण पर्याप्त नहीं पड़ता है, जो कि किसमें है, शरीर का आकार बड़ा जिनका है, जिन जंतुओं का, यानी बहुकोशिकीय जंतुओं का। तो वही यहां लिखा गया, फिर से देखिए कि शरीर का आकार बढ़ने के साथ साथ केवल विसरण द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान पर्याप्त नहीं रहता है। इसीलिए क्या होता है कि जंतुओं में गैसों का, कौन से गैसों का, O2 तथा CO2 का आदान प्रदान करने के लिए विभिन्न अंग विकसित होते हैं, जिन्हें श्वसन अंग कहते हैं, है ना, कि अलग से कुछ अंग विकसित होते हैं जिनका काम ही होता है कि बाहर से ऑक्सीजन को अंदर भरें और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ें। जो हमारे अंदर क्या है, श्वसन तंत्र है। मानव की बात करें, जो श्वसन तंत्र, जो फेफड़े हैं, नाक है, श्वास नली है, ये सारे जो अंग तंत्र हैं वो किसके लिए बने हुए हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन को अंदर ले सके और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ सके वातावरण में। क्योंकि अगर हमारे शरीर के सतह से डिफ्यूजन द्वारा या विसरण द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लिया जाए तो वो पर्याप्त नहीं पड़ेगा हमारे शरीर के लिए। ठीक, तो इसीलिए अंग तंत्र यानी कि विभिन्न तरह के अंग विकसित होते हैं उन जंतुओं में, किनमें, जिनके शरीर का आकार बड़ा होता है, किसके लिए, इस O2 तथा CO2 के आदान प्रदान के लिए। क्लियर। अगला क्या है कि अब वो जंतु यदि जलीय है तो क्या होगा कि उस जल में जो घुले हुए ऑक्सीजन है उसी को ग्रहण करेगा। ठीक, तो यहां वही लिखा गया है कि जलीय जंतु जल में घुले हुए O2 को किसकी सहायता से ग्रहण करते हैं, गिल्स की सहायता से ग्रहण करते हैं। अब एक नया नाम आया है, गिल्स। गिल्स क्या होते हैं वो समझिए। गिल्स को हिंदी में क्लोम या सिंपली गलफड़ा कहते हैं, क्लोम या गलफड़ा। तो गिल्स को समझने के लिए किसी एक जलीय जंतु का उदाहरण लेना पड़ेगा। तो एक जलीय जंतु ले लेते हैं जो हम सब लोग जानते हैं, क्या है, मछली। सिंपल सा है। तो मान लीजिए ये एक मछली का मुंह वाला हिस्सा ही केवल बना रहे हैं। ये मान लीजिए एक मछली है, उसके मुंह वाला ये हिस्सा है, यहां उसकी आंख है। ठीक, इसके आंख के नीचे और मुंह के थोड़ा सा पीछे की ओर यहां पे ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है इसके, जिसको क्या कहते हैं, गलफड़ा कहते हैं। इसको पकड़ के ऐसे उठा सकते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे ये जो गलफड़ा है, ये जो ऊपर से ऐसे हटा हुआ होता है, मतलब इसको ऐसे उठा करके देख सकते हैं इसके अंदर। इसको अगर हटा दिया जाए तो उसको हटाने पे क्या होगा वो समझिए। इसको मान लीजिए काट के यहां तक निकाल दिया गया है, यहां तक काट के निकाल दिया गया है। तो इसके अंदर क्या है कि ऐसे कुछ संरचनाएं देखने को मिलती हैं कि एक पतले पतले कॉलम से, या कह सकते हैं पतले पतले धागे नुमा आकृति से बनी हुई एक संरचना ऐसे दिखाई देती है रेड कलर की, जिसे क्या कहते हैं, गलफड़ा कहते हैं, या क्लोम कहते हैं, या इसी को गिल्स कहते हैं। ठीक, यानी गलफड़ा ही जो उसके अंदर है, सब लोगों ने देखा होगा, वो गिल्स है। क्लियर। अब देखिए इस गिल्स का काम क्या होता है। अब देखिए ये जलीय जंतु है, ये कहां रह रहा है, जल के अंदर, यानी कि चारों तरफ इसकी क्या फैले हुए, जल फैले हुए। तो यहां मान लीजिए H2O है और उस H2O में O2 घुला हुआ है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई है। अब ये ऑक्सीजन घुले हुए जल को अपने मुंह के द्वारा अंदर लेता है। कहां तक लेता है, गिल्स के तक, गिल्स तक ये इसको लेता है, किसको, और वो H2O को, यानी जल को जिसमें O2 घुला हुआ है, ऑक्सीजन घुला हुआ है। ठीक, अब इस गिल्स तक जब लेता है तो इस गिल्स का काम क्या होता है कि ये O2 को अलग कर लेते हैं, यानी कि ये गिल्स O2 को अलग करके और शरीर के अंदर ले लेते हैं। शरीर के अंदर कहां, ब्लड में, यानी कि इनके शरीर के अंदर जो ब्लड बह रहा है उनमें इस ऑक्सीजन को घोल देते हैं, यानी ये O2 को वो अलग कर लेते हैं और उस ब्लड की सहायता से ये O2 पूरे शरीर में इनके दौड़ता है। ठीक, और जो बचा हुआ H2O है वो फिर से यहीं से जो ओपनिंग होती है, जो ऐसे हट जाता है, वहीं गलफड़े से होते हुए ये इस H2O को बाहर निकाल देते हैं।
ये प्रक्रिया चलती रहती है। यानी ये जब मुंह खोलते हैं तो H2O जो जिसमें O2 घुला हुआ है वो मुंह के अंदर आता है, गिल्स के पास आता है, गिल्स या क्लोम कह सकते हैं। वो क्या करता है, उस O2 को अलग करता है और ब्लड में मिला देता है। उस ब्लड या रक्त की सहायता से पूरे शरीर में इसके दौड़ता है वो ऑक्सीजन, और उसकी खपत कहाँ पे होती है, पायरुवेट को तोड़ने में। और जो बचा हुआ H2O है वो यहां से फिर से उसी गलफड़े के ओपनिंग से यहां बाहर निकल जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि निरंतर ये जो मछली है वो एक निरंतर क्रम में अपने मुंह को खोलती और बंद करती रहती है। वो और कुछ नहीं करती है, सांस लेती है। कैसे सांस लेना, कि ऑक्सीजन को अंदर लेती है जो कि H2O में घुला हुआ है। ठीक, अगला क्या है कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। अगला क्या है कि स्थलीय जंतु, स्थलीय जंतु यानी जो जमीन पे रहते हैं उनमें ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कैसे होता है। तो वो समझिए कि स्थलीय जंतुओं में उनके चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल क्या है, विभिन्न तरह के गैसों का मिश्रण है हमारे चारों तरफ। तो वो जो स्थलीय जंतु होते हैं वो अपने वायुमंडल से O2 को ग्रहण करते हैं, यानी O2 को ग्रहण करते हैं, अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को यानी CO2 को बाहर उसी वायुमंडल में छोड़ते हैं। यानी O2 को अंदर लेते हैं वायुमंडल से और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। कौन, जो स्थलीय जंतु हैं। ठीक, और इस प्रक्रिया को करने के लिए जो O2 और CO2 का आदान प्रदान हो रहा है वातावरण और उस जंतु के मध्य, इस प्रक्रिया को करने के लिए इनके लिए क्या क्या होता है कि उनमें अंग तंत्र विकसित होता है। एक अंग तंत्र विकसित होता है जिनका एक काम होता है, और उसी अंग तंत्र को क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक, और इसका एक उदाहरण है बहुत ही सिंपल सा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र। कैसे, क्योंकि मानव भी एक स्थलीय जंतु है और उसके अंदर इस O2 और CO2 के आदान प्रदान करने के लिए एक अंग तंत्र विकसित होता है जिसे मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन यानी मानव में श्वसन, जिसके अंतर्गत ये मानव श्वसन तंत्र भी आ जाएगा और गैसों का उसके अंदर आदान प्रदान कैसे होता है वो सारी चीजें हम लोग बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही डिटेल में देख लेंगे वहां पे। तो चलिए देखते हैं क्या, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन यानी मानव में श्वसन। तो देखिए, मानव में श्वसन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। अध्ययन के दृष्टिकोण से मानव में श्वसन की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी बाह्य श्वसन, जिसको ब्रीदिंग या सांस लेना भी कहते हैं। हम लोग जो सांस लेते हैं उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन, या सिंपली सांस लेना या ब्रीदिंग कहते हैं। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत वास्तव में होता क्या है कि जो वायुमंडल है हमारे चारों तरफ और हमारे फेफड़ों के मध्य O2 तथा CO2 का आदान प्रदान होता है। तो उसको समझ लीजिए। मान लीजिए ये हमारे फेफड़े हैं, फेफड़े, और बाहर क्या है, वायुमंडल है जिसमें भिन्न भिन्न तरह के गैसों का मिश्रण भरा हुआ है। तो बाहर है वायुमंडल और हमारे फेफड़े कहाँ हैं, हमारे अंदर जो वक्षीय गुहा है वहां पे है। कहां पे है उसको डिटेल में हम लोग अभी देखेंगे। तो क्या है कि फेफड़े में वायुमंडल से क्या होता है, फेफड़े में O2 आता है यानी ऑक्सीजन का आना, और फेफड़े से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है यानी CO2 का जाना। इसी प्रक्रिया को कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग या सांस लेना। क्या कह सकते हैं कि फेफड़े तथा वायुमंडल के मध्य O2 तथा CO2 का आदान प्रदान ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन या सांस लेना या ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक, अब देखिए ये क्रिया जो होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, ये जो बाह्य श्वसन की प्रक्रिया है वो मानव श्वसन तंत्र यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा संपन्न होती है, जिसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। ठीक, अगला क्या है, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड सेल्स यानी कोशिकाओं तथा फेफड़ों के मध्य गैसीय विनिमय या गैसों का आदान प्रदान। कौन से गैसों का, O2 तथा CO2 का। इसके अंतर्गत क्या होता है वो समझिए
कि जो इसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन में ऑक्सीजन जो है कहां तक पहुंचा है, फेफड़े तक पहुंचा है, तो उसके बाद कहां जाना है, उसको कोशिका तक जाना है। तो इस स्टेप में, इस दूसरे स्टेप में वही होता है कि फेफड़े के अंदर छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचना भरी पड़ी होती है, जिसको कहते हैं वायुकोष्ठ या कूपिका, या इंग्लिश में उसको एल्वियोली कहते हैं। तो उसी वायुकोष्ठ या कूपिका या एल्वियोली में जो भरा हुआ ऑक्सीजन है उसके तथा शरीर की कोशिकाओं, यानी कि पूरे शरीर की कोशिकाओं के मध्य O2 तथा CO2 का आदान प्रदान जो होता है वो होता है इस स्टेप में, जिसको क्या कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड सेल्स। यानी लंग्स यानी फेफड़े और कोशिकाओं के मध्य गैसों का आदान प्रदान या गैसीय विनिमय, ये कैसे होता है इसको हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कौन सा है, वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वो तत्व है जो रक्त में पाया जाता है, ब्लड में, और वास्तव में यही जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के अधिकतम मात्रा को ढोता है कहां तक, फेफड़े के वायुकोष्ठ से लेकर के कहां तक, प्रत्येक कोशिका तक। ठीक, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। डिटेल में मतलब बहुत ही सरल तरीके से देखेंगे, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि बहुत ही ब्रॉड या लेंदी प्रोसेस होगा, नहीं, बहुत ही सरल तरीके से देखेंगे। और तब तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेप, अब इसके अंतर्गत क्या है कि O2 पहुंच गया कहां, कोशिका में पहुंच गया, लंग से कोशिका तक पहुंच गया, तो कोशिका में क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, यानी कोशिकीय श्वसन होगा, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि ग्लूकोज पहले टूटेगा पायरुवेट में, जो हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में, और फिर से ये पायरुवेट O2 की उपस्थिति में, क्योंकि O2 यहां आ चुका है, तो O2 की उपस्थिति में किसमें टूटेगा, H2O, CO2, और पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होगी यहां। ठीक, तो ये तीन भागों में बांटा जा सकता है किसको, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन को, यानी मानव में श्वसन को। पहला क्या है कि पहले तो वायुमंडल और उसके फेफड़े के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होगा, जिसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन या सांस लेना। ठीक, किसके द्वारा होगा, मानव श्वसन तंत्र के द्वारा। उसको बहुत ही डिटेल में और सरल तरीके से अभी हम लोग देखेंगे। क्लियर। अगला क्या है कि जब फेफड़े तक पहुंच जाएगा तो फेफड़े के अंदर जो छोटे छोटे गुब्बारे हैं, जिसको कहा जाता है क्या, वायुकोष्ठ या कूपिका या एल्वियोली, वो O2 उसी में भर जाएगा, और वहां से उस फेफड़े के अंदर जो कूपिका है, उस फेफड़े से लेकर के और कोशिका तक, यहां तक, यानी कि उस फेफड़े से कोशिका तक जो O2 और CO2 का आदान प्रदान होगा वो दूसरे स्टेप में होगा, जिसको क्या कहेंगे, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड सेल्स, यानी कोशिकाओं तथा फेफड़ों के मध्य गैसीय विनिमय या आदान प्रदान गैसों का। क्लियर। और जब कोशिका तक पहुंच जाएगा O2 तो क्या होगा, तो वहां पे होगा सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कोशिकीय श्वसन, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में देख चुके हैं। क्या होगा कि सबसे पहले ग्लूकोज टूटेगा पायरुवेट में, और पायरुवेट क्योंकि ऑक्सीजन यहां उपस्थित है इसलिए पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाएगा H2O, CO2 और पर्याप्त एनर्जी में। तो यही जो CO2 बनेगा यहां कोशिका के अंदर, ये फिर से वापस जाएगा यहां, यानी गैसेस एक्सचेंज के अंतर्गत कहां पहुंचेगा, फेफड़े में, और फेफड़े से फिर से बाहर फेंक दिया जाएगा वायुमंडल में। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाए, किसमें, मानव में जो श्वसन होता है उसमें। ठीक, तो ये तो रहा मानव में श्वसन। अब हम लोग एक एक करके इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे, जिसमें से ये तो हम लोग डिटेल में अध्ययन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन को नहीं देखना है हमको, मुख्यतः देखना है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को और गैसेस एक्सचेंज को। ठीक, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड सेल्स को। तो अब इसके अंतर्गत एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंतर्गत सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे किसको, मानव श्वसन तंत्र को, क्योंकि जब तक मानव श्वसन तंत्र को नहीं समझेंगे तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक, तो हम लोग अब देखेंगे अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, मानव श्वसन तंत्र, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में मानव श्वसन तंत्र के सरलतम व्याख्या के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।